हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्च एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं दैट इज़ ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में। हाँ, और हम स्पेशली यहाँ पे ट्रांसजेनिक क्रॉप दैट इज़ बीटी कॉटन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही होगा ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या होता है। ट्रांसजेनिक बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ टू टर्म्स दैट इज़ द ट्रांस एज वेल एज द जेनिक। तो ट्रांस का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफ़र करना, और जेनिक का मतलब क्या है, कोई जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम। सो ट्रांसजेनिक क्या हुआ, किसी जीन को ट्रांसफ़र करना। अब बात आती है कि जीन को किसको ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्यों करेंगे। इसके डिफरेंट डिफरेंट रीज़न हैं। अगर हम बात करें कि किसी जीन को ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, तो जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट रीज़न हैं। जैसे हम किसी दूसरी क्रॉप में कोई जीन डालना है, या फिर एक क्रॉप के कोई कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, दूसरे क्रॉप के कैरेक्टर नहीं अच्छे हैं, तो हम उस जीन को वहाँ से आइसोलेट करके, मीन्स जिस क्रॉप में कैरेक्टर्स अच्छे हैं वहाँ से उसको आइसोलेट करेंगे, और दूसरी क्रॉप में उसको थ्रू द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन लाइक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफासिस। इसके अलावा जो मेथड्स आता है दैट इज पार्टिकल बम्बार्टमेंट। वी कैन यूज द टू डिफरेंट टेक्निक्स फॉर द प्लांट्स स्पेशली, and then we have to transfer into the another crop any gene or any character we want. If we want to insert into the another plant any organism, we can do it, बशर्ते उसके क्या मतलब जो जीन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके कुछ, उससे हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। और अगर हमें कोई डिसीज़ डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए भी हम कई बार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं जैसे बीटी कॉटन के बारे में। तो बीटी टर्म बताता है कि जो, अगर आपको पता हो तो बीटी का मतलब क्या होता है, दैट इज़ बीटी है क्या एक्चुअली बैसिलस थुरिनजेनेसिस का क्या है, ये बैक्टीरिया है। अगर हम देखें तो ये क्या होता है, बैक्टीरिया दैट इज़ बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो ये सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है, जिसमें क्या होता है कि वो उस बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है स्पेशली जो होता है क्या करता है, कुछ क्रिस्टल लाइक प्रोटीन्स को कोड करता है। तो हम यहाँ से बीटी जीन को क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया से जो जीन्स हम आइसोलेट करते हैं उसको बोलते हैं हम बीटी जीन। हम आगे देखने वाले हैं कि एक्चुअल में बीटी कॉटन क्या होता है और क्या मैकेनिज्म है जिससे हम इसको इंसर्ट करते हैं कॉटन में। और ऐसा क्यों होता है कि जब कॉटन मीन्स हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कॉटन के बारे में, तो डिसीज़ को लेके ही है। क्योंकि जो कॉटन होता है तो वो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे बॉल वॉर्म्स होते हैं, बड वॉर्म्स होते हैं। जैसे हम टोबैको की बात करें तो बड वॉर्म होता है जी। क्या करते हैं इसको, जैसे ही इन्फेक्शन स्टेज आती है, मीन्स जब वेजिटेटिव स्टेज होती है, फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, जब अच्छा सा बॉल कॉटन बॉल बनने वाला होता है, तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शंस करवा देते हैं। मीन्स ये जो लेप्टोटेरा होते हैं ये क्या करते हैं, इसको इन्फेक्ट कर देते हैं। अब ये लेप्टोटेरा जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। जैसे 3 टाइप के होते हैं, स्पॉटेड बॉलवर्म होता है, अमेरिकन बॉलवर्म होता है, इसके अलावा कॉटन पिंक बॉलवर्म होता है। तो हम देखेंगे इसकी डिटेल में कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है, व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म एज वेल एज द व्हाट आर द बेनिफिट्स वी विल सी इन द डिस्कस, वी आर गोइंग टू सी इन द डिटेल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। So basically you can see here BT cotton. BT cotton is the one of the first crop protection products from the biotechnology। जैसे कि आप सबको ही पता होगा जो बीटी कॉटन होती है वो फर्स्ट ऐसी क्रॉप है जिसमें क्या कर प्रोटेक्शन की बात को लेकर के मतलब सोचा गया है, या फिर फर्स्ट प्रोटेक्टिव क्रॉप है। बीटी कॉटन इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट विच प्रोड्यूसेस इंसेक्टिसाइड टू कॉम्बैट द बोलवर्म। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया है कि जो हम बीटी कॉटन में जितना भी सारा काम करते हैं वो किससे प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो ये जो इंसेक्ट है ना, बेसिकली बॉलवर्म्स, उससे बचाने के लिए करते हैं। क्योंकि ये जो हमारा मीन्स जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए कॉटन की, उसको क्या कर देते हैं ये लोग, डिस्टर्ब कर देते हैं, और पूरा का पूरा कॉटन बॉल मीन्स कॉटन बॉल ही ख़राब कर देते हैं। क्योंकि जब एक बार बोर क्रिएट कर देते हैं ना, मीन्स होल क्रिएट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बॉल ख़राब हो जाएगा। So BT cotton is the insect resistant transgenic crop designed to the fight the bollworm. That's why we are going to discuss here. We are going to develop through resistant. We are going to develop the resistant in resistant against the insect. ठीक है, through the ट्रांसजेनिक क्रॉप टू फाइट द बोलवर्म। जिससे कि ये क्या करेगी, जो क्रॉप होगा वो बोलवर्म से फाइट कर सकेगा और इसमें जो डिसीज होगी वो नहीं होगी। ओके, मीन्स जो बोलवर्म इसको इन्फेक्ट कर पा रहे थे वो इन्फेक्ट नहीं करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, हु इन्वेंटेड द बीटी कॉटन। सो सबसे पहले बात यही आती है कि आखिर बीटी कॉटन कब आया और किसने दिया।
तो ये बात है आई थिंक 19 जो फर्स्ट सबसे पहले जो मतलब बात की गई थी बीटी कॉटन के बारे में वो 1901 पे हुई थी। लेकिन अगर डिस्कवरी की बात करें कि मतलब जब से हमने बीटी कॉटन सोचना बीटी कॉटन के बारे में मीन्स पब्लिश क्या बोलेंगे इंट्रोड्यूस करने के लिए बात हुई कि अब इसको स्टार्ट किया जाए, इस पर रिसर्च किया जाए, तो उससे जो सबसे पहला जो टॉक्सिन था ये जो दिया था वो मॉन्सेंटो नाम की कंपनी है एक, जो कि आई थिंक यूएसए में है। तो ये जो कंपनी है इसमें जो जितने भी साइंटिस्ट थे वो रिसर्चर थे, वो काम कर रहे थे और उन्होंने क्या किया था सबसे पहले जो टॉक्सिन है, तो बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन है एक्चुअली बीटी, उसको वहाँ से उसको वहाँ से निकाला और निकालने के बाद जो बीटी जीन है उसको कॉटन प्लांट पे डेवलप किया और फिर देखा कि जो कैटरपिलर में मीन्स जो कैटरपिलर है उसके थ्रू क्या हो रहा है, रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इन 2002, a joint venture between the Monsanto and Myco introduced BT cotton in India। अगर हम बात करें कि इंडिया में कब आया तो इसकी बात हुई इंडिया में 2002 में। You can see this is the tobacco bud worm basically. This is the bud worm, okay, bud worm and this is the bollworm, ठीक है। So moving to the next slide and you can see here this is the bollworm larva feeding on the ball. You can see this is the larva and feeding on the ball, okay। The insect disease causing now I'm going to discuss here what is the basically going on means कहाँ से हम जीन क्या है बीटी क्या है, इसके अलावा जीन कहाँ से हम आइसोलेट करते हैं, क्या क्या प्रोटीन्स होते हैं। सो इंसेक्ट डिसीज कॉजिंग द ऑर्गेनिज्म बैसिलस thuringiensis, सॉरी एक मिनट, insect disease causing the organism Bacillus thuringiensis is a naturally occurring soil borne bacterium found the worldwide। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि क्या ये जो मीन्स ये जो बीटी है ना, बीटी जीन बेसिकली ये कहाँ से आइसोलेट किया गया, Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया। और ये जो बैक्टीरिया वो कैसा है, नेचुरली अकरिंग सॉइल बॉर्न है, मीन्स जनरली पाया जाता है, ठीक है। A unique feature its production of the crystal-like proteins that selectively kill the specific groups of the insect and other organisms। जो जो इसका फंक्शन है क्रिस्टल लाइक प्रोटीन, तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो आप ये क्या है, क्रिस्टल लाइक प्रोटीन। आपको पता ही होगा जो क्रिस्टल लाइक प्रोटीन मतलब क्या है, क्राइजीन होती है, ठीक है। ये जो क्राइजीन होती है वो क्राइजीन को ही हम क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ इंसर्ट करते हैं बेसिकली। Digestive when the insect eats these cry proteins its digestive enzyme activate the toxic form of the protein। होता क्या बेसिकली कि जो क्राई प्रोटीन होती है ना, ठीक है, जो क्राई प्रोटीन होती है ये किस में होती है, बैक्टीरिया में। इसको क्या करते हैं हम वहाँ से आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करने के बाद हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमने किस में ट्रांसफ़र करिया, प्लांट में। अब ये जो क्राई प्रोटीन्स होते हैं इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, तो क्या होगा ये जो प्रोटीन्स है किसके हैं, तो ये प्रोटीन्स जो होगा बैक्टीरिया में तो होता ही है, लेकिन जब हमने प्लांट पे ट्रांसफ़र कर दिया तो लेकिन बैक्टीरिया में आपको ये समझना पड़ेगा कि बैक्टीरिया में जो होता है वो कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म पे होता है। ये टॉक्सिन्स को कोड करती हैं बेसिकली, और ये बैक्टीरिया में कैसे होती है, इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होती है ये आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये एक्टिव कैसे होते हैं, ठीक है। So, cry proteins bind to the specific receptors on the intestinal walls and rupture the midgut cells. Susceptible insects stop the feeding within a few hours। कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्राई प्रोटीन्स होती हैं जब ये इंसेक्ट में होते हैं, जब ये क्या करते हैं, जब हम प्लांट में डालते हैं, प्लांट में डालने के बाद क्या होगा, इंसेक्ट जो होगा फीडिंग करेगा प्लांट को, बॉलवर्म्स। जब वो प्लांट फीड कर मीन्स इंसेक्ट फीड करता है प्लांट पे, तो क्या होगा जो इंसेक्ट का जो मिड गट होता है ना, और बेसिकली ये क्राई प्रोटीन जो है वो मिड गट की जो मीन्स रिसेप्टर्स होते हैं वहीं पे जाके बाइंड हो जाता है। जब ये बाइंड हो जाता है तो मिडगट का जो पीएच होता है ना इंसेक्ट का, वो कैसा होता है, एल्कलाइन पीएच होता है, ठीक है। पीएच कैसा होता है, एल्कलाइन। अब ये जब पीएच एल्कलाइन होता है तो यहाँ से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद ये जो होता है टॉक्सिन होता है वो कैसा होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन बन जाता है। जब ये एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है तो इसको क्या कर देता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है इंसेक्ट में, और इंसेक्ट क्या होता है कि 2 या 3 दिन में उस बॉल बॉम्ब को खाना बंद कर देता है और उसकी खुद की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। Basically, different BT strains produces the different cry proteins and there are hundreds of the known strains। यहाँ पे मैंने तो लिस्ट तो नहीं ली है क्राई प्रोटीन्स की, बट इफ़ यू वांट टू नो द लिस्ट ऑफ क्राई प्रोटीन्स सो यू कैन रेफर दैट इज एंड्रियन स्लैटर बुक एंड इन दैट सो दिस इज द आई थिंक गिवन दैट
Number of list has given for the cryoproteins, and what are the cryoproteins working, basically working, as well as in which plant working. Everything is given in the Andrian's letter book, so you can refer plant biotechnology. Okay. Scientists have identified more than 60 types of the cryoproteins that affect a wide variety of the insect. Obviously अभी तक जो साइंटिस्ट हैं उनने कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 60 से ज़्यादा भी प्रोटीन्स की डिस्कवरी कर चुके हैं, और जिसकी मीन्स सब जिसका जो फंक्शन है क्रायोप्रोटीन्स का वो सारे, ऐसा नहीं कि सारे सेम एक ही ऑर्गन्स में काम करते हैं, सबके ऑर्गन्स और सेल्स अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कोई लिवर में काम करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्लांट के किसी भी सेल्स में काम करता है, तो it is from the different to different. It may be sometimes root, stems, leaves. So organs can be different. Means the target can be different. Okay. So basically यहाँ पे हमने क्या किया? For example, कोलोराडो पोटैटो बीटल लार्वा आर अफेक्टेड बाय द क्राई 3 प्रोटीन. सो यहाँ पे क्राई 3 किसके लिए होता है? कोलोराडो पोटैटो बीटल में. इसके अलावा क्राई 1 यूज्ड अगेंस्ट द टोबैको वुडवर्म एंड यूरोपियन कॉर्न बोरर्स कैन बी किल्ड बाय द क्राई 1 AB एंड द क्राई 1. तो ये स्पेसिफिक है, मीन्स किसके लिए कौन सा क्राई 1 काम करता है प्लस कौन सा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं. हाउ दे आर क्रिएटिंग द टॉक्सिसिटी. Other cryoproteins are active against the mosquito larvae and flies, and well as even the nematodes. Okay. So now it's in the detail. BT cotton is the one of the first crop protection products from the biotechnology. Already इस पॉइंट को हमने कवर कर लिया है. All BT cotton plant contain one or more foreign gene derived from the soil dwelling bacterium and Bacillus thuringiensis. Thus they are transgenic plant. We know already that is soil dwelling bacterium and Bacillus thuringiensis. Thus they are transgenic plant. The insertion of the soil gene, sorry, insertion of the genes from the Bacillus thuringiensis causes the cotton plant cells to produce the crystal insecticide proteins, often referred to as the cryoprotein. और जो भी वो जो cryoproteins मीन्स प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज क्रिस्टल इंसेक्टिसाइड. जो प्रोटीन होते हैं, इंसेक्टिसाइड का मतलब पता ही होगा आपको, जो इंसेक्ट को किल करे. और यहाँ पे कौन सा इंसेक्ट किसको किल कर रहा है? तो ये जो क्राई प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेसिकली ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रही हैं, और ये टॉक्सिन्स क्या करते थे? किल करता है किसको? हमारे बोलवर्म को, जो कि कॉटन को इन्फेक्ट करता है. ठीक है. These insecticidal proteins are effective in the killing the some of the most injurious caterpillar pest of the cotton, such as the larva of the tobacco budworm as well as the bollworm. जैसे कि तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉटन बॉलवर्म को ही इन्फेक्ट मीन्स किल करता है, बल्कि इसके अलावा ये टोबैको बडवर्म में भी काम करता है. दिस न्यू टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजिंग द इंसेक्ट पेस्ट was approved for the commercialization in the United States by the US Environmental Protection Agency in October 1995. So you can see here, this is the detail for the managing the insect pest. Cotton varieties containing the Cry1AC BT protein provide the protection against the three major US cotton pest, that is tobacco butworm, इसके अलावा वॉलवर्म्स एंड पिंक वॉलवर्म्स. तो यहाँ पे ये जो Cry1AC जीन है ना, दैट इज Cry1AC जीन कह दो या फिर प्रोटीन कह दो, एक ही बात है, क्योंकि जो जीन है वही क्या करती है? इस प्रोटीन को कोड करती है. ठीक है. तो ये जो है ना वो किसके मीन्स किस किस में किसके किसके अगेंस्ट में काम करती है, किस किस को किल कर सकती है. तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है टोबैको बडवर्म है, इसके अलावा वोलवर्म है, पिंक वोलवर्म है. सो दिस इज ऑल अबाउट. बीटी कॉटन आल्सो रिड्यूसेस द सर्वाइवल ऑफ अदर कैटरपिलर पेस्ट सच एज द wheat एनीवर्म्स, कैविस लूपस, cotton leaf perforators, and fall armyworms, southern armyworms, as well as the soybean lupus. These are also insects in the different crops. The protection it provides against the tobacco budworms, pink bollworms, European corn borers is greater than the protection provided by the most effective foliar insecticides. कहने का मतलब क्या है कि जो बॉलवर्म होते हैं इनमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फोलियर इंसेक्टिसाइड्स. ठीक है. द प्रिजर्वेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी BT टेक्नोलॉजी इज अ क्रिटिकल बिकॉज. अब बात आती है कि अगर हम इसकी प्रिजर्व करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मीन्स क्रिटिकल लेवल अगर हम इसको एनालिसिस करें तो क्या क्या चीज़ें क्रिटिकल हैं. वोलवर्म्स, tobacco budworms and pink bollworms continue to develop resistant to foliar applied insecticides. क्या होगा
कि जब हम कंटिन्यूअसली मीन्स हम जैसे सपोज हम कंटिन्यूअसली ही क्या कर रहे हैं, इस बीटी जीन को ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने के बाद कंटिन्यूअसली प्रोटेक्शन मीन्स हम कॉटन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो एक टाइम आ जाएगा जब वो इंसेक्ट जो है ना बॉलवर्म, वो उसको पे क्या डेवलप हो जाएगी, रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगी। और जब ये रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा तो वो उस पर काम नहीं करेगा, और जब वो काम नहीं करेगा तो फिर हमारे कॉटन क्रॉप को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर वो कंटिन्यूअसली इन्फेक्ट करेगा, फिर हमें दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा उससे बड़ा, मीन्स उसकी कंसंट्रेशन चेंज करनी पड़ेगी। यही तो करते हैं हम, जैसे कोई भी क्रॉप है हम उसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। जब हम फर्टिलाइजर डालते डालते क्या होता है, किसी वीड को, जैसे ग्लाइफोसेट है बेस्ट एग्जांपल है, वीड को किल करने के लिए हम डालते हैं, लेकिन एक टाइम आने के बाद क्या होता है, वीड रेजिस्टेंट हो जाता है। जब रेजिस्टेंट हो जाएंगे प्लांट, तो ऑब्वियसली उनको उन पे अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो दैट इज़ द मीन्स, ये क्या है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूज ऑफ द कंसर्न्स इज टाइड टू द इकोलॉजिकल कंसर्न्स। ऑब्वियसली इकोलॉजिकल कंसर्न है भी है, क्योंकि हम देखो विच एक्चुअली एक तो हम अपनी क्रॉप को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, और दूसरी बात जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टेक्नोलॉजी है तो उसके बहुत बहुत सारे क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। तो दोनों चीज़ें देख कर हमें करनी चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले जनरेशन को, प्लस आगे जो भी इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, वो आगे आने वाले लोगों को अडॉप्ट कर सकें। ऐसा नहीं कि हमने आज का देखा और बस आज हमें जो करना है, कल के लिए वी डोंट केयर दैट, ठीक है जो कल होगा, जिसको मरना होगा मर जाएगा। सो इट इज़ ए बेसिकली इकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो, ठीक है। And BT gene are valuable sources. Obviously they are valuable sources because सिंपल सी बात है, हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज़ वैल्यूएबल सोर्सेज। एंड कहीं ना कहीं ये कॉमर्शियल लेवल पे भी हम कर रहे हैं। दिस पब्लिकेशन कॉजेज ऑन हाउ बीटी कॉटन अफेक्ट द टोबैको बडवार्म एंड बॉलवर्म। Okay, so this is basically, you can see this is the diagram and this is the picture by which you can think that okay, this is the mechanism. So यहाँ पे आप देख रहे हो कॉटन सेल्स, हमारे पास क्या है, कॉटन की सेल्स हैं, बेसिकली ये प्लांट सेल्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं समझना है कि हमने घर सबसे कॉटन को हार्वेस्ट किया और फिर हम घर पे लेके आ गए, तो ऐसा नहीं समझना, ये कॉटन की सेल्स हैं, दैट इज प्लांट सेल्स, ठीक। सो ये प्लांट सेल्स है। अब इसमें क्या करने हैं, हम क्या करेंगे, जो भी बैक्टीरिया है हमारे पास, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, एक सपोज यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया। हमने क्या किया है, इस जीन को आइसोलेट किया, आइसोलेशन का मेथड वही डीएनए आइसोलेशन हम करेंगे। करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे प्लांट सेल्स में। इंसर्ट कैसे करेंगे, डिफरेंट देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लाइक एग्रोबैक्टीरियन टीम्फेसियंस, एग्रो इन्फेक्शंस, through the agro infections, and we can use that is particle bombardment, we can say that is gene gun method. So you can use according to you, this is basically broad role of the genetic engineering. And genetic engineering is not easy concept, or we can say simple concept, it's a very broad as well as the complex. So we have to use the carefully, and when you are going to do genetic engineering work or research work, you have to go for the skills and experts, means you have to do everything, you have to do carefully. So यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रमोटर ऑन द बीटी जीन टर्न्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटोटॉक्सिन। अब हमने क्या किया, जो भी हमने इसमें जीन इसमें इंसर्ट किया, और हमने इसमें जीन के साथ क्या भी इंसर्ट किया, प्रमोटर भी इंसर्ट किया, क्योंकि जीन जब डालेंगे तो ऑब्वियसली वैक्टर, पूरा वैक्टर ही इसमें कंप्लीट इंसर्ट करेंगे। जब ये वैक्टर इंसर्ट करेंगे तो ये जीन जो बनाएगा वो सबसे पहले क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, एंड दैट इज प्रोटीन इज द प्रोटोटॉक्सिन। अब इसने क्या किया, प्रोटोटॉक्सिन को बनाया। जब प्रोटोटॉक्सिन बना तो क्या हुआ कि ये तो कैसा था, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, जब कोई भी इंसेक्ट आया, अब इंसेक्ट आता है तो बात करते हैं बॉलवर्म की, ठीक। जब कोई भी इंसेक्ट आया, इसको क्या करने, प्लांट सेल्स को खाने के लिए, ईटिंग करने के लिए, तो क्या होगा कि इसकी इंसेक्ट का जो मिड गट है, जैसे ही खाएगा उसके अंदर जाएगा, सेल्स उसके अंदर ऑब्वियसली जाएंगे ही जाएंगे। तो क्या होगा कि इसका जो मिड गट का जो पीएच है वो कैसा है, एल्केलाइन, ठीक। अल्काइन मतलब क्या हुआ, बेसिक, बेसिक मतलब क्या हुआ, 7 से ज़्यादा, ठीक है। सिंपल सी बात है, 7 क्या होता है, न्यूट्रल पीएच होता है, तो 7 से ज़्यादा दैट इज बेसिक, और वी कैन से अल्कलाइन। सो यहाँ पे उसका पीएच जो होगा वो कैसा होगा, बेसिक, और वी कैन से अल्कलाइन, ठीक है। तो जब ये अल्कलाइन पीएच से जाके मिलता है, तो ये जो प्रोटोटॉक्सिन होता है ये क्या होता है, इन मीन्स ये इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है। उन दोनों के बीच में रिएक्शंस होगी, रिएक्शंस होने के बाद क्या होगा, ये जो
प्रोटोटॉक्सिन होता है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और दैट एक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड एज द टॉक्सिन। क्या बोलते हैं हम इसको? दैट एक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड एज द टॉक्सिन। सो अब ये टॉक्सिन बन गया और ये क्या कर देता है, ये व्हेन जब ये टॉक्सिन बन जाता है तो जो मिड गट में है ना, मिड गट, उसमें क्या कर देता है, ये होल्स क्रिएट कर देता है। ऑब्वियसली जब टॉक्सिन है तो कहीं ना कहीं सेल लाइसिस होगा। फिर ये जिसकी गट्स होती है वो क्या हो जाती है, इसकी गट रप्चर हो जाती है इंसेक्ट की। और जब इंसेक्ट की गट रप्चर हो जाती है तो ऑब्वियसली इंसेक्ट क्या हो जाएगा, ये इंसेक्ट जीव भगवान को प्यारे हो जाएंगे और इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक। सो बेसिकली दिस इज द मैकेनिज्म हाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म। ठीक। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये मैंने दूसरा डायग्राम लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, लार्वा इंजेस्ट बीटी स्पोर्स एंड क्राई प्रोटीन्स, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लेवल से है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लार्वा क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा। ऑब्वियसली ये कॉटन की प्लांट सेल है और ये लार्वा है। ठीक है, इसने इंजेस्ट किया बीटी के स्पोर्स, इसमें इसको क्रिएट हुए। इसके बाद क्या हुआ, जब इसकी मिड गट में जाके ये क्राइटॉक्सिन्स जो होते हैं मिड गट में जाके रिएक्शंस करेंगे। रिसेप्टर है, जब ये रिएक्शंस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव टॉक्सिन में। और ये एक्टिव टॉक्सिन जो होता है वो क्या कर देता है, गट को रप्चर कर देता है। ओके। एंड अल्टीमेटली जो होते इंसेक्ट होता है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सो दिस इज द बेसिक होल मैकेनिज्म। मेजर बेनिफिट्स क्या है, एवर टू विथस्टैंड पेस्ट अटैक। ऑब्वियसली बेनिफिट में क्या आएगा, जब हम रेजिस्टेंट डेवलप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पेस्ट का अटैक क्या होगा, मतलब पेस्ट के अटैक होने के बाद भी हमारी जो क्रॉप होगी वो क्या होगी, वैसे की वैसे स्टैंड रहेगी। मीन्स ज़्यादा लॉस नहीं होगा। मिनिमल इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड लोअरिंग प्रोडक्शन का। इसके अलावा कि जो हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं बाहर से, मीन्स इसके जीन, ये तो हम जेनेटिक लेवल पे कर रहे हैं, तो हमें जो बाहर से जो इंसेक्टिसाइड हम डालते हैं एक्सटर्नल लेवल पे, फर्टिलाइजर जो रिक्वायर होता है उसकी उसकी कम रिक्वायर्ड होगी, प्लस उसका कॉस्ट हमको कम लगेगा। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जब लॉस कम होगा, इंसेक्ट इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रॉफिटेबल फॉर द मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर मीन्स क्या होता है कि जो स्मॉल फार्मर से नीचे होते हैं वही मार्जिनल फार्मर होते हैं। तो मीन्स अगर देखा जाए तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। दिस इज ऑल अबाउट। एंड ड्रॉबैक्स की बात करें अगर हम, ड्रॉबैक्स, सीड मोर एक्सपेंसिव दैन द कन्वेंशनल कॉमन वेरिएंट। जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता ही है। तो क्या होगा, जब सीड है जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना होगा, इतने सारे टूल्स और टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो इंस्ट्रूमेंट का जितनी भी प्रॉपरली चीज़ें हमने कर रखी तो उसका थोड़ा बहुत क्या होता है, एक्सपेंसिव हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है। पेस्ट में ग्रो इम्यून टू जीएम सीड्स। और ऐसा भी हो सकता है कि पेस्ट एक टाइम आने के बाद क्या हो जाए, रेजिस्टेंट हो जाए। जब वो रेजिस्टेंट हो जाएगा तो फिर मरेगा ही नहीं और वो प्लांट को कंटिन्यू इन्फेक्ट करते रहेगा। मीन्स उसको फर्क नहीं पड़ेगा हमारे बीटीसीन का। नेचुरल जीन फ्लो बिटवीन द क्रॉप इज द फैटली साइट लाइंड। ऑब्वियसली नेचुरल जीन फ्लो हो सकता है, जैसे कि हमने एक क्रॉप में किया फिर दूसरे क्रॉप में भी वो क्या होता है, दूसरे क्रॉप में भी वो चीज़ें हो जाती हैं और फिर वैसे ही करेक्टर आने लगते हैं। एथिकल इश्यूज़ ये है कि हम बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं, साथ साथ हम प्लांट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एथिकल इश्यूज़ तो जुड़े ही होते हैं, क्योंकि हम दोनों को ही छेड़ रहे हैं। सो हम बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर सकते हैं इसको, कि हमें चीज़ें उतनी ही करनी है जितने में हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना हो और साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डिस्टर्ब नहीं हो। मीन्स उसकी जो भी चीज़ें बनाएंगे हम हर चीज़ को मीडियम में कर सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। Thank you guys. So this is all about the BT cotton crop, and I think this video is helpful for you. So please hit like button and get subscribe my channel. Thank you so much. Thank you.